हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस मैन कम टू द अर्थ, और तब से ही उसने किसी न किसी चीज का इन्वेंशन शुरू कर दिया था। जैसे सबसे पहले उसने लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करके अपने लिए हथियार और औजार बनाए, और उसके बाद आग की खोज की। और आज हम जैसे भी लाइफ जी रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, यहाँ तक पहुंचने में ह्यूमंस को सैकड़ों सालों का समय लगा है। ध्यान रखिए, मशीनों का इन्वेंशन इसलिए किया गया था ताकि हम अपने काम को और आसानी से कर पाएं। तो ओवर द टाइम हमने अपनी लाइफ को और ज्यादा इजी बनाने के लिए तरह तरह के डिवाइसेस का आविष्कार किया है। फॉर एग्जांपल, पहिए से लेके हाईटेक कंप्यूटर गैजेट तक। और आज इस 21st सेंचुरी में कोई भी अपनी लाइफ को बिना टेक्नोलॉजी के इमेजिन ही नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दिस कि हम टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं, इसलिए साइंटिस्ट और ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि वो इन डिवाइसेस को और ज्यादा स्मार्ट, और ज्यादा इजी टू यूज और सोफिस्टिकेटेड बना सकें। जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज हमारे पास ढेरों स्मार्ट गैजेट्स हैं। जैसे हमारे पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट ग्लासेस हैं, है ना, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट एसी है। अगर हम इन स्मार्ट डिवाइसेस के डेवलपमेंट को देखें तो यहाँ दो इमेजेस हैं। इमेज 1 में टेलीविजन और इमेज 2 में मोबाइल फोन के डेवलपमेंट को दिखाया गया है। तो जो पुराने टेलीविजन थे वो सिग्नल का यूज करके केवल प्रोग्राम शो करते थे, और ओवर द टाइम ये और ज्यादा एडवांस होते गए। अब ये इंटरनेट से जुड़ के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए आज हम इन्हें स्मार्ट टीवी के रूप में जानते हैं। फिर हम अगर बात करें मोबाइल की, तो जो पुराने टाइम के मोबाइल थे, 90s के मोबाइल थे, ये साइज में बहुत बड़े होते थे, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी इनकी नहीं होती थी, केवल कॉल करने के लिए यूज में आते थे। इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, और जो आज का हमारा स्मार्टफोन है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो पुराने मोबाइल फोन की तुलना में आज का स्मार्टफोन कॉल के अलावा नेविगेशन कर सकता है, सॉन्ग रिकमेंडेशन कर सकता है, सेल्फीज ले सकता है, हेल्थ एंड फिटनेस मॉनिटर कर सकता है, और बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो सबसे पहले जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे दिया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। 1955 में 1955 में जॉन मैकार्थी साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एआई। ठीक है, तो फादर ऑफ एआई कौन है? जॉन मैकार्थी। अब हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो एआई जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल इज समथिंग विच इज मैन मेड, विच डज नॉट अकर नेचुरली। तो हर वो चीज जो इंसानों ने बनाई है, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और कभी फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जब हम उस नॉलेज का, जो हमने पहले कभी देखा या सीखा था, उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। इसी एबिलिटी को कहा जाता है इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या क्या इन्वॉल्व करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसे इकट्ठा करना, उसे नॉलेज की फॉर्म में स्टोर करना, जरूरत पड़ने पे उसे याद करना, उसे एनालाइज करके इस सिचुएशन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उसका डिसीजन लेना, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग एक्ट करना कहलाता है इंटेलिजेंस। इस हिसाब से जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बनती है वो कुछ ऐसी है, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसे नॉलेज की फॉर्म में स्टोर रखते हैं, और जब भी हमें उस नॉलेज की जरूरत पड़े हम उसे अप्लाई कर लें, उस नॉलेज का यूज कर लें। यही एबिलिटी कहलाती है इंटेलिजेंस। अच्छा, अब हम इंटेलिजेंस को दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन या मशीन तब इंटेलिजेंट माना जाएगा जब उसके पास कुछ एबिलिटीज होंगी। बेसिकली 3 एबिलिटीज होंगी। वो क्या क्या? कि अगर उसके पास एबिलिटी हो कि वो रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करके सीख सके और रियल वर्ल्ड के हिसाब से एक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इसी पे बेस्ड है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यूज होता है गूगल सीरी या एलेक्सा में, गूगल असिस्टेंट में या सीरी एलेक्सा में। क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड में जब हम उन्हें कमांड देते हैं तो उसको समझते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। उसी तरह इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इमेज को प्रोसेस कर सकते, वीडियोज को प्रोसेस कर सकते हैं,
फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया या फोन का फेस लॉक सिस्टम हो गया, ये रियल टाइम में वीडियो को और इमेजेस को प्रोसेस करके उसके हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनके अंदर एबिलिटी टू ऑब्जर्व या एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। यहाँ इस इमेज में देखिए ये रोबोट है जो रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर रहा है, ये इन फोटोज को इमेजेस को देख रहा है और इससे कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी एबिलिटी है एबिलिटी टू मेक डिसीजन या एबिलिटी टू डील विथ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स या अनसर्टेनिटीज। यानी जब किसी इंसान के पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, जैसा इस इमेज में भी दिखाया गया है कि अगर किसी के पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो या उसे ऐसे प्रॉब्लम से डील करने की कैपेबिलिटी हो जो उसने अब तक फेस नहीं की है, तो भी वो कंसीडर किया जाएगा एज ए इंटेलिजेंट पर्सन। या उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी हो सकती है, रीजनिंग और प्लानिंग की भी एबिलिटी हो सकती है। तीसरी एबिलिटी है लर्निंग एंड एडेप्टेशन। यानी जब कोई इंसान अपनी नॉलेज को लगातार इंक्रीज करता रहे, नई नई चीजें सीखता रहे, कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहे, तो हम उसे कंसीडर करेंगे एज इंटेलिजेंट पर्सन। और इंसान ही नहीं, अगर कोई डिवाइस भी ये ऊपर के तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ इंटेलिजेंट मशीन। अब देखते हैं हमारी लाइफ में इंटेलिजेंट का क्या रोल है। इंटेलिजेंस हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव आवर लाइफ। इट ऑल्सो हेल्प टू मेक डिसीजन, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। तो इंटेलिजेंस हमें मदद करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो सके, है ना। यह हमें मदद करता है डिसीजन मेकिंग में और नई नई चीजें क्रिएट करने में भी इंटेलिजेंस हमारी मदद करता है। अच्छा, हम सबने ये दोनों कहानियां पढ़ी हैं कि जब खरगोश के पास और कौवे के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, तब इन्होंने कैसे इंटेलिजेंस का यूज करके अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यही रोल है हमारी लाइफ में इंटेलिजेंस का। अब आगे देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने 1983 में एक थियरी दी जिसका नाम था थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस थियरी में इन्होंने बताया कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, कि इंसान के दिमाग में 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं और ये इंटेलिजेंस सभी इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि 9 टाइप के इंटेलिजेंस सभी इंसानों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस किसी पर्सन में ज्यादा होता है वो उस इंसान का स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है। और यहाँ नोट में लिखा है ए पर्सन कैन प्रोसेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस साइमल्टेनियसली। यानी किसी इंसान के पास एक से ज्यादा इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर जितने इंटेलिजेंस ज्यादा होंगे वो उतने एरिया में स्ट्रांग होगा। जैसे वो डांसिंग में भी स्ट्रांग हो सकता है, म्यूजिक में भी स्ट्रांग हो सकता है, पढ़ाई में भी स्ट्रांग हो सकता है। तो ये ऐसे काम करता है। अब ये 9 टाइप के इंटेलिजेंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगला है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड स्पेशल इंटेलिजेंस। तो ये 9 टाइप के इंटेलिजेंस हैं। अब चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। अ पर्सन्स एबिलिटी टू रेगुलेट, मेजर, अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्शन एंड लॉजिक। यानी किसी पर्सन की एबिलिटी कि उसे मैथ्स के नंबर्स, सिंबल्स, उसके लॉजिक बहुत जल्दी समझ में आते हैं। वो ज्यादा क्रिएटिव है, लॉजिकल सोचता है, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, या उसे मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसे पर्सन प्रोसेस कर रहे होते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं रामानुजम या अब्दुल कलाम जैसे लोग जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान कोई भी इंटेलिजेंस प्रोसेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे उस पार्ट ऑफ एरिया में, है ना। जैसे अगर किसी पर्सन के अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हुआ तो सेम एफर्ट्स के साथ वो ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब आगे देखते हैं। दूसरा है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल। अगर किसी के पास एबिलिटी है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखता है, बल्कि वो बोलने में, लिखने में उतना ही कैपेबल है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। तीसरा है स्पेशियल या विजुअल इंटेलिजेंस। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परसीव विजुअल वर्ल्ड, यानी विजुअल वर्ल्ड को देखने और उसके ऑब्जेक्ट को समझने की एबिलिटी। अब विजुअल वर्ल्ड का क्या मतलब है, यानी जो रियल वर्ल्ड में चीजें हैं उनको देखने और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की एबिलिटी। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को बहुत क्रिएटिव वे में देखते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे आर्किटेक्ट हो गए, ये जैसे कि आर्किटेक्ट
ये लोग बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, कौन सी बिल्डिंग कैसे बनेगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी, उसका डिजाइन क्या होगा, ये सारी चीजें पहले ही एनालाइज कर लेते हैं। जैसे पेंटर हो गए, पेंटर क्या होता है, इमेज बनाने से पहले उसमें कौन सा रंग अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें पहले ही एजम्पशन कर लेते हैं। जैसे कि ड्राइवर हो गए, वो गाड़ियों की स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीजें देख के मेजरमेंट कर लेते हैं कि कब उन्हें आगे जाना है या रुकना है या पास होना है ना। तो इनके पास स्पेशियल एंड विजुअल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। अगला देखते हैं, चौथा है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी दैट इज रिलेटेड हाउ अ पर्सन यूज हिज लिम्स इन अ स्किल मैनर। तो यहाँ इमेज में भी दिखाया गया है कि ये बॉडी से रिलेटेड है। तो कोई ऐसा पर्सन जो अपने बॉडी को बहुत स्किल्ड मैनर में यूज कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स या जिम्नास्ट या स्विमर, जो भी अपने बॉडी को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, उनके अंदर बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। मेसी, रोनाल्डो, ऐसे लोग के अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। अगला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जैसा कि इसके नाम में ही है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कोई पर्सन साउंड क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक की समझ है, उसमें रिदम्स क्रिएट कर सकता है, नए नए गाने बना सकता है ना। तो उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। फॉर एग्जांपल AR रहमान, या आप सबने एक गाना सुना होगा रसोड़ी में कौन था, तो उसके जो क्रिएटर थे यशराज, उन्होंने कैसे अलग अलग म्यूजिक को और वर्ड्स को लेके उन्होंने कैसे क्रिएटिव वे में एक नया गाना बना दिया था। तो उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अगर किसी के पास ऐसी एबिलिटी है जो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ, है ना, या उसको कब क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है, क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो किस सिचुएशन में कैसा एक्ट करेगा, है ना। अपने आप को अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से जानता है तो उसके अंदर पाई जाती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अगला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों अलग अलग है। अगर कोई इंसान बहुत सेल्फ अवेयर है या खुद के बारे में जानता है, खुद को आत्मचिंतन करता है, वो है इंट्रापर्सनल। उसके एग्जाम्पल होंगे भगवान बुद्ध जैसे लोग, है ना, जो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट अदर्स, जो दूसरे को बहुत अच्छे से जाने, उनसे कम्युनिकेट बहुत जल्दी से कर। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, ये लोग जहां भी जाते हैं सब इनके दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी, चाहे जितने भी पॉलिटिशियंस हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, ये प्रोसेस कर रहे होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। डेफिनेशन देखिए, एन एडिशनल कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में पाया जाता है जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, है ना, जो गॉड के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज गॉड, व्हाट इज लाइफ। तो इनके अंदर होता है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे साधु महात्मा लोग ये इंटेलिजेंस प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगला है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। डेफिनेशन है an additional category of intelligence relating to ability to process information on the environment around us। ऐसे लोग जिनको इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, नेचर लवर जो लोग होते हैं उनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स हो गए या इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, तो ये लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। अगला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। तो आइए इसे समझते हैं। हम अपनी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं। कुछ डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ डिसीजन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ आपके सामने 3 दरवाजे हैं, डोर नंबर 1, 2 और 3। अगर मैं कहूँ कि आप एक कमरे में ट्रैप्ड हो गए हैं और आपके सामने ये दरवाजे हैं जिसमें से 2 गलत हैं और 1 सही, और आपको सही दरवाजा पिक करना है, तो क्या आप डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा दरवाजा सही है? तो यहाँ आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा दरवाजा सही है। क्यों? क्योंकि आपको इन दरवाजों के बारे में कुछ नहीं पता, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ हमें ये समझ आता है कि जो बेसिक है डिसीजन मेकिंग का, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक खाई है और दूसरे दरवाजे के पीछे एक शेर है जो 2 महीने से भूखा है, और तीसरे दरवाजे के पीछे एक शिकारी है जो गन लेके खड़ा है। अब आप कौन सा दरवाजा चूज करोगे?
जब आपके पास इन दरवाजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब आप इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे सही डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि कौन सा दरवाजा सही है। तो इस एग्जांपल से हमें ये समझ आ गया कि डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, इसके बाद आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको 11th क्लास में कौन सा स्ट्रीम लेना है। क्या आपको साइंस लेनी है या आर्ट्स लेना है ना। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसकी अपॉर्चुनिटीज देखोगे कि साइंस पढ़ने से क्या फायदे हैं, आर्ट्स पढ़ने से क्या फायदे हैं, है ना। साइंस की फैकल्टी कैसी है, स्कूल कैसा है, इसके बाद क्या करियर ऑप्शन मिलेंगे, इन सारी चीजों पे आप ध्यान दोगे और उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट पिक करोगे। आपने किया क्या, एक डिसीजन लेने से पहले आपने उसके सभी सिनेरियोज को समझा, आपने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और उसको ध्यान से समझा और उसके बाद कोई एक चीज सेलेक्ट किया। तो इससे जो डेफिनेशन बनती है डिसीजन मेकिंग की, वो क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फाइनल चॉइस, है ना। ये प्रोसेस है एक फाइनल चॉइस पिक करने की, बाई अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझ के, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, आफ्टर केयरफुली एक्सेसिंग द अवेलेबल ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उसका सही से आकलन करके एक फाइनल चॉइस पिक करना, एक फाइनल ऑप्शन को सेलेक्ट करना कहलाता है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, वी कांट मेक गुड डिसीजन विदाउट इंफॉर्मेशन, हम कभी भी बिना इंफॉर्मेशन के कभी सही डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में भी हमने यही डिस्कस किया कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, डोर सेलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए हम अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते जब तक हमारे पास उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, या तो हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, है ना, हमें पहले से पता हो, या हमें नॉलेज हो उसके बारे में, या हम इतने सेल्फ अवेयर हैं कि हम उस प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे, तब हमारे लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।